हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसको हिंदी में बोलते हैं असंवैधानिक बॉडी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया आर एस्टेब्लिश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो भी पार्लियामेंट में एक्ट के द्वारा लाया जाता है उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है। जो ये एक्ट के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। इसको मतलब ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए लाया जाता है, गवर्नेंस के लिए लाया जाता है, रेगुलेशन के लिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को लाया जाता है। अब बात करते हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कितने हैं। बहुत सारे हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, लोकपाल हो गया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी हो गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो ये सारे जितने भी बोर्ड, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टमर हो गया। ये सारे हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये असंवैधानिक बॉडी है, ठीक है। इसको एक एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट में एक्ट के द्वारा लाया गया है ये सारे को। अब इसको हम डिटेल से एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मतलब उसका एस्टेब्लिश किया, कब एस्टेब्लिश किया, इसके बारे में हम बात करें। पहला तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंतर्गत में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन कारण क्या था? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मेन कारण है प्रोटेक्शन एंड प्रमोट द ह्यूमन राइट। जो भी ह्यूमन राइट का है ना, जहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, उस वायलेशन हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया। इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि चेयरपर्सन होता है। जो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना, उसका मेन चेयरपर्सन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो भी रिटायर हो, जो भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो ना, वो रिटायर हो तो उसका मतलब मेन चेयरपर्सन होता है और मेंबर होता है। और सेक्रेटरी, जैसे कि गवर्नमेंट में होता है सेक्रेटरी जनरल होता है, वो भी उसका मेंबर होता है। अब बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है? इसको एस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अंतर्गत में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका फंक्शन क्या है? एक्ट एज अपेक्स द विजिलेंस इंस्टीट्यूशन द ओवरसाइट द गवर्नमेंट करप्शन। जो भी गवर्नमेंट में करप्शन होता है ना, उसको देखभाल करने के लिए, उस करप्शन को रोकने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया है। इसका स्ट्रक्चर जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड टू विजिलेंस कमीशन। जैसे मान लीजिए कि एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, ठीक है, 2 अदर विजिलेंस कमीशन हो गया। उसको एस्टेब्लिश करता है कि हाँ, गवर्नमेंट में जो भी करप्शन होता है ना, उसको काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए बॉडी बनाया गया है। जैसे लोकपाल भी बनाया है। लोकपाल बिल 2013 में जैसे एस्टेब्लिश किया गया, जैसे लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन जैसे कि इन्वेस्टिगेशन, एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द पब्लिक फंक्शनरी। मान लीजिए इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर हो, अब मान लीजिए वो करप्शन कर रहा है, ठीक है, तो उसको मतलब जो भी लोकपाल होगा ना, उसको इन्वेस्टिगेशन करेगा कि हाँ, कोई भी मतलब जो भी मिनिस्टर है तो वो करप्शन किया है कि नहीं, वो अपने जो अपना काम है वो अच्छे से रेगुलेट किया है कि नहीं। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को ये भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कि प्राइम मिनिस्टर कुछ करप्शन किया है कि नहीं किया है। इसका मेन इसका स्ट्रक्चर क्या है? जैसे इसका चेयरपर्सन एंड 8 मेंबर होता है। मान लीजिए कि इसका थी जैसे लोकपाल आयुक्त है, ठीक है, तो इसका एक चेयरपर्सन हो गया और 8 मेंबर होते हैं। जैसे कि हाफ में मेंबर, जैसे कि हाफ ऑफ द होम द मस्ट बी जुडिशियल मेंबर। जैसे कि हाफ मतलब अदर मेंबर होंगे और हाफ जैसे कि टोटल 9 मेंबर होंगे, तो मान लीजिए एक चेयरपर्सन होगा, ठीक है, और 4% जो ऐसा कि जो गवर्नमेंट मतलब अदर मतलब जो स्पेसिफिक फील्ड में होंगे, और 4 ऐसे पर्सन होंगे जो कि जुडिशियल से मेंबर होंगे, जो जुडिशरी से रिलेटेड होंगे, वो 4 मेंबर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसको एस्टेब्लिश किया गया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। जो 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया था, उसी समय इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन जो भी फंक्शन है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक। मान लीजिए कि
कोई पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी है ना, तो उसको आप अगर आपको चाह रहे हैं कि हाँ इस भाई इस ये पब्लिक अथॉरिटी है तो इसके बारे में हमको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाँ कि इस जैसे कि मान लीजिए कि कोई कोई डेवलपमेंट अथी जैसे राफेल का है, ठीक है, कोई भी राफेल का हो गया तो उसका मतलब आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। मान लीजिए कि राफेल तो छोड़िए किसी और, मान लीजिए कोई पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, अब उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाँ भाई इसके पास कितना मतलब मतलब ये पब्लिक अथॉरिटी में क्या करता है, इसके पास कितना मतलब वेल्थ है, वो भी चीज़ें मतलब कुछ भी चीज़ है तो उसके बारे में आप इन राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन आज जिसको बोलते हैं आरटीआई आप इम्प्लीमेंट लगा के उसका पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये इसलिए लाया गया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर से चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है और इन्फॉर्मेशन कमीशन और अदर इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है, जिसको बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में राइट टू इन्फॉर्मेशन राइट टू आरटीआई बोलते हैं, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का क्या मतलब इसका पहले तो इसका एस्टेब्लिश किया गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में, 1990 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। इसका फंक्शन क्या, एडवोकेट मतलब वुमेन जो भी मान लीजिए औरत का राइट है ना उसका उसी मान लीजिए कोई औरत को प्रताड़ित किया गया, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया गया, उसको और उसके रिलेटेड को वो भी रिलेटेड को मतलब प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए कोई औरत थी, जैसे किसी का तलाक हो गया, ठीक है, जैसे एक पति पत्नी है, ठीक है, तो उसको पत्नी में तलाक हो गया तो उसमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी इंटरफेयर करता है, जो भी और वुमेन से रिलेटेड जो भी इशू होता है ना, जो भी इशू को वो एड्रेस करता है, रिलेटेड भी एड्रेस करता है, ताकि जेंडर इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को मतलब ख़त्म किया गया जा सके। ये नहीं है कि हम नेशनल कमीशन फॉर मैन नहीं है पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, क्योंकि वो मतलब जो भी वुमेन से रिलेटेड इशू है उसको वो रेगुलेट करता है, उसको ताकि वो इनइक्वालिटी लाया जा सके, ताकि वो जो भी मैन है वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन है उसको डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म किया जा सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है चेयरपर्सन होता है एंड अदर मेंबर अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो मेंबर अपॉइंटमेंट करता है। अब बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एस्टेब्लिश किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसको मतलब फंक्शन क्या है, इसकी जरूरत क्या है, हैंडल द केस रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द अदर नेचुरल रिसोर्सेज। मान लीजिए कि ऐसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का है, ठीक है, अब मान लीजिए कहीं पे हमको डैम बनाना है, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप एक मतलब जो भी फॉरेस्ट है ना उसको रिलेटेड हो, जो भी इन्वायरमेंट है उसको उसके मतलब एक एनालिसिस करके बना सकते हैं कि हाँ कि यहाँ पर अब मान लीजिए हमको डैम बनाना, ठीक है, तो डैम बनाना है तो वहाँ पर काफ़ी सारे फॉरेस्ट को मतलब काटना पड़ेगा, तो उसके कारण मतलब काटना पड़ेगा जिससे इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को कंजर्वेशन करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बनाया गया, ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रहे, नहीं कि बिना कोई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से एडवाइजर लेते हुए आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर सकते, नहीं बना सकते हैं। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का क्या काम है, इसका मेन काम है ना कि जो भी जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 में लाया गया, ठीक है। इसका मेन काम है जो भी माइनॉरिटी है ना उसको उसका राइट का जो भी राइट है ना उसको सेफ गार्ड करने के लिए, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने के लिए, एंड रिलीजियस माइनॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया में जैसे मान लीजिए कि इंडिया में कोई भी माइनॉरिटी है, ठीक है, तो उस माइनॉरिटी का ना जो भी है इंटरेस्ट से उसका राइट मतलब रिलीजियस को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी को एक्ट लाया गया। इसका चेयरपर्सन होता है, इसका स्ट्रक्चर चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन एंड मेंबर अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका चेयरपर्सन होता है और वाइस चेयरपर्सन भी होता है, और जो भी इसका मतलब मेंबर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करता है। अब बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कब एस्टेब्लिश किया गया, इसको तो एस्टेब्लिश किया बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में, जो 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट में एक्ट के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फॉर्मुलेट तो पॉलिसी एंड प्लान
फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योर द इफेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द टू डिजास्टर। मान लीजिए कि कहीं पे डिजास्टर हो गया, ठीक है, कहीं पे बाढ़ आ गया, ठीक है, कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वहाँ पर जाता है और क्विक मतलब जल्दी में क्विक रिस्पॉन्स देता है, मतलब ह्यूज में। अगर कहीं पे जैसे केरला में अभी मतलब लैंडस्लाइड हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट भी गया था। कहाँ जहाँ पर भी मतलब कोई नेशनल डिजास्टर होगा ना, तो वहाँ पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जाता है और इंश्योर करता है उसका जो भी इफेक्टिव है ना, उसको मतलब इफेक्टिव को उसको रिस्पॉन्स करता है और क्विक रिस्पॉन्स करता है, जल्दी में रिस्पॉन्स करता है। इसको जो डायरेक्ट इसका मतलब जो भी चेयरपर्सन होता है ना, प्राइम मिनिस्टर होता है, एंड एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन, जैसे वाइस चेयरपर्सन भी होता है और मेंबर भी होता है। इसका मेन चेयरपर्सन होता है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इससे भी, जैसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो अभी काफ़ी रिलेटेड मतलब काफ़ी न्यूज में है, क्योंकि हिंडरबर्ग है ना, उससे ने मतलब न्यूज आया था कि हाँ सेबी पर कि जो इसका सेबी का चेयरपर्सन है वो अडानी के शेयर में मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्व है, उसको उसलिए नहीं होता। अब बात करते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब इसके बारे में हम डिटेल से बात करें। जैसे इसको एस्टेब्लिश कब किया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया को एक्ट के द्वारा 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, जो भी रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, जो भी मतलब मार्केट में सिक्योरिटी मार्केट टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड प्रमोट द फेयर एंड ट्रेडिंग प्रैक्टिस। मान लीजिए आप सेबी में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, आप पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको उस सेबी का मेन काम है ना, उस पैसे को आपको प्रोटेक्ट करना, रेगुलेट करना, इन जो भी इन्वेस्टर है ना, उसका इंटरेस्ट को ख्याल रखना, और जो भी ट्रेडिंग करना है ना, फ्री एंड फेयर को ट्रेडिंग करना और उसको प्रमोट करना, ताकि वो जो भी इन्वेस्टर है ना, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहेगा, तभी जाके तो सेबी में कोई इन्वेस्ट करेगा। आज इंडिया में जो सेबी है, जो जितने सारे इन्वेस्टर हैं ना, वो सेबी मतलब जो भी सेबी को रेगुलेट करता है, जैसे कि मान लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, निफ्टी हो गया, इस सारे को रेगुलेट सेबी करता है। इसका स्ट्रक्चर जैसे चेयरमैन होता है, चेयर एंड मेंबर होता है, जो भी इसका चेयरमैन एंड चेयर मेंबर होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का है, इसका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, ये एक ऑर्डर के द्वारा लाया गया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक ऑर्डर 1999 में एक ऑर्डर के द्वारा लाया गया। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है एडवाइस द प्राइम मिनिस्टर एंड द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। मान लीजिए कि जैसे कोई नेशनल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, उसका नेशनल सिक्योरिटी को ये एडवाइस देता है, ठीक है, और एडवाइस दे के और जो भी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है ना, जैसे नेशनल लेवल पर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, उसको बताता है कि हाँ आप इससे रेगुलेट कीजिए, ऐसे चलिए, वो एक एडवाइस देता है ताकि नेशनल सिक्योरिटी हम लोग का एक मेंटेन रहे। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कंप्राइजिंग इसका प्राइम मिनिस्टर मतलब मैनेज होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैसे कि अजीत डोभाल है, NSA है, जो कि ठीक है, वो इसका मेन प्राइम मिनिस्टर होता है, NSA जो अजीत डोभाल है, अंदर इसका मिनिस्टर एंड ऑफिशियल भी रहते हैं। अब बात करते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI के बारे में। CCI का मेन फंक्शन क्या है, पहले तो CCI को कंपटीशन एक्ट के द्वारा 2002 में एक्ट लाया गया, इसको एस्टेब्लिश किया। इसका फंक्शन प्रिवेंट द एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस एंड प्रमोट द सस्टेनेबल कंपटीशन द मार्केट, प्रोटेक्ट द कंज्यूमर इंटरेस्ट। मान लीजिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या है, मान लीजिए कोई एक मेंबर जैसे रिलायंस है, ठीक है, अब रिलायंस चाह रहा है कि हाँ वो रिलायंस चाह रहा है ना कि मेरा ही मोनोपोली चले, ठीक है, उसके सिवा कोई और कंपटीशन करने के लिए नहीं है, नहीं है, तो इसको रोकने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आया है। जैसे कि इंडिया में गूगल है, ठीक है, तो गूगल का मोनोपोली है, तो जो भी मोनोपोली है ना, उसको रोकने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लाया गया, ताकि अगर कोई एक मतलब मोनोपोली हो जाएगा तो वो अपने से वो करेगा, अगर उसके पास कोई कंपटीटर आ जाएगा तो वो एक फेयर चलेगा, ठीक है। अगर इसको नहीं
अगर इसको नहीं एस्टेब्लिश किया गया ना, तो ये कंपटीशन, साफ कंपटीशन मतलब मार देगा, ठीक है। कंपटीशन, इसको एक कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए और जो भी कंज्यूमर का इंटरेस्ट है नो इंटरेस्ट जो भी कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लाया गया। इसका स्ट्रक्चर जो चेयरपर्सन होता है और 6 अदर मेंबर होता है, जो भी अपॉइंटमेंट किया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। यह भी, अब बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। यह भी एक असंवैधानिक बॉडी है, जैसे कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको एस्टेब्लिश किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है फॉर्मुलेट द पॉलिसी, जो भी पॉलिसी को डायरेक्ट टैक्स, सुपरवाइजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स एंड लॉ, जो भी डायरेक्ट टैक्स से लॉ, जितना भी लॉ रिलेटेड है ना, उसको पॉलिसी को बनाता है, ताकि वो भी डायरेक्ट टैक्स को एक अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। इसका स्ट्रक्चर होता है, चेयरमैन होता है, चेयरमैन एंड मेंबर अपॉइंटमेंट, जो भी मेंबर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेंबर को अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टमर, इसका एस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 में, इसको भी एस्टेब्लिश किया गया था। इसका भी जो भी है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमर एंड सेंट्रल एक्सरसाइज, जो भी सेंट्रल एक्सरसाइज का है, सर्विस टैक्स को, उसके रिलेटेड जो भी मतलब टैक्स से रिलेटेड लॉ को लाना है, उसको ये सेंट्रल बोर्ड ऑन डायरेक्ट टैक्स कस्टमर देखता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? चेयरमैन होता है एंड चेयरमैन होता है, मेंबर अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ये अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब अभी और सब भी है जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है? जो एक एक्ट के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। ये एक मतलब संविधान, ये असंवैधानिक है, ठीक है। अब इसका सारे का कंक्लूजन क्या है? दीज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर प्ले द वाइटल रोल, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि सेबी हो गया, ये बहुत इंडिया को सेबी को जो भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक है ना, फाइनेंशियल इन्वेस्टर है, उसको रोल अच्छे से रेगुलेट करता है, और वाइटल रोल इन द गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी framework of that India, जो भी इंडिया एंड addressing the specific area, ensure the effective the implementation and the law and policy। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है ना, जो एक स्पेसिफिक एरिया का मतलब स्पेसिफिक चीज़ मतलब के लिए लाया जाता है, ताकि इंश्योर किया जाए उसका इफेक्टिवनेस, जो भी इंश्योर किया जाता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी, लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाया गया।